हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये ग्रेड 6 की बुक है, एनसीईआरटी की हिस्ट्री। ठीक है, क्लास 6 की, आर पास्ट वन। सो मैं जो है अपने चैनल पे एनसीईआरटी की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी की जो सीरीज़ होगी, ठीक है, इसमें आपको सारे बुक्स के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। ठीक है, सारे बुक्स को, इनफैक्ट हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, साइंस हो, या फिर मैथ्स हो, आपको इस पे सबके एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। यानी अक्रॉस सारे ग्रेड्स मिलेंगे 6 to 12। ठीक है, तो आप अगर अभी तक अ, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा, कोशिश करेंगे इसको हम आसान वर्ड्स में समझें, इसको इजीली हम समझ सकें। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं, लोगों को ये पसंद आता है, तो मैं इसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, समराइज्ड नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बुक में जैसा कि आप देख रहे हैं, आवर पास्ट वन जो ये बुक है, इसमें टोटल जो हमारे लेसन्स है वो 10 लेसन्स हैं। सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, देन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, देन है इन द अर्लीस्ट सिटीज़, जिसमें हम जो एंशियंट टाइम में सिटीज़ डेवलप हुए थी उनके बारे में हम बात करेंगे। देन व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस, सो इसमें बुक्स और ब्यूरियल्स जो हैं वो हमें क्या बताते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर फिफ्थ में किंगडम्स, किंग्स एंड जो अर्ली रिपब्लिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ में हम डिस्कस करेंगे न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ जो इमर्ज हुए एंशियंट टाइम में। सेवन्थ चैप्टर है फ्रॉम अ किंगडम टू एम्पायर। तो जैसे कि आप जानते हैं, किंगडम छोटा होता है, एम्पायर बहुत बड़ा होता है। तो किंगडम से एम्पायर तक की जो जर्नी है उसको हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नए एम्पायर और किंगडम के बारे में, जो न्यू न्यू एम्पायर्स एमर्ज हुए थे और किंगडम्स के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो फर्स्ट चैप्टर होगा, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हिस्ट्री जो पढ़ते हैं हम, उसका जो मेन रीज़न क्या होता है। तो हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री आप अगर पढ़ते हैं तो उसमें जो मेन रीज़न है उसका ये जानने का कि क्या है। बेसिकली कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं या कोई भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं, वो किसी न किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स किसी न किसी डेट से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो कोई इवेंट होता है, कोई पर्टिकुलर इवेंट होता है। फिर अगर कोई इवेंट हुआ है तो वो किसी न किसी प्लेस पे होगा। ठीक है, तो उस प्लेस का मतलब है उसका लोकेशन। तो क्या इवेंट कहाँ पे, किसी एक प्लेस पे, कैसे हुआ है वो। अगर वो इवेंट किसी प्लेस पे हुआ है तो वो किस तरीके से हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या सिग्निफिकेंस रहा है, वो हम हाउ में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हेन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, व्हेन, जिसमें हम टाइम पीरियड डिस्कस करते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम पे वो जो इवेंट है वो हुआ है। ठीक है, या कोई जो घटना हुई है वो किस टाइम पे हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम हिस्ट्री में ढूंढने का प्रयास करते हैं और हिस्ट्री में ढूंढते हैं, और साथ ही यही चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो ये जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इसमें हम ये ही जानेंगे कि हिस्ट्री में ये सब चीज़ें जो इनिशियली स्टार्ट हुई तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं एक जनरल क्वेश्चन कि अगर आपने सपोज़ कल आपने रेडियो सुना होगा, आपने टीवी देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो उसमें से आपको काफ़ी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, बट अगर सेम चीज़ मैं पूछूं कि लास्ट ईयर आपने जो रेडियो सुना था उसमें क्या क्या बातें सुनी थी, अगर आपने टीवी देखा तो उसमें क्या क्या, कब कब क्या क्या देखा, और न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ा, तो ये याद करना आपके लिए शायद मुश्किल हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हर एक दिन की याद रखनी काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं।
लेकिन अगर इन्हीं न्यूज़पेपर्स में, रेडियो में या टीवी में आपने कुछ अनोखी बात सुनी होगी या कोई अनोखा कोई ऐसा घटना या न्यूज़ पढ़ा होगा तो वो आपको अवश्य याद होगी। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल इवेंट है जो आपको आपका जो माइंड है उसको अट्रैक्ट करती है, ठीक है? आपका जो अटेंशन है उसको ग्रैब करती है, ठीक है? तो इसीलिए वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। सिमिलरली हिस्ट्री में भी हम वही सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो कुछ मेजर इवेंट्स हैं, कुछ मेजर चेंजेस हैं जो सोसाइटी में जो हुए हैं, उन सब चीज़ों को हम क्रोनोलॉजिकली मतलब विद द हेल्प ऑफ टाइमलाइन हम याद करने का कोशिश करते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? हमें पास्ट के बारे में क्या पता चलता है या क्या हम जान सकते हैं पास्ट के बारे में? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट। पास्ट से हमें बहुत सी चीज़ें जो है उनकी जानकारी मिल सकती है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, ठीक है, किस टाइप के घरों में रहते थे। तो ये एक चीज़ें हैं जो पास्ट से हमें पता लग सकती है कि किस टाइप के फूड वो खाते थे, ठीक है? फिर कपड़े, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, किस टाइप के घरों में रहते थे। तो ये सब चीज़ें हम पास्ट से पता लगा सकते हैं। और इनफैक्ट हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो हंटर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। तो उन सब की लाइफ के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है? फिर साथ ही रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सब की जो लाइफ थी उस टाइम पे, आई मीन एंशिएंट टाइम पे, वो कैसी थी वो भी हम हिस्ट्री के थ्रू पता कर सकते हैं, ठीक है? साथ ही हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट द गेम्स जो चिल्ड्रन उस टाइम पे खेला करते थे। आजकल जो आप गेम खेलते हो, वीडियो गेम खेलते हो, उस टाइम पे तो वीडियो गेम हुआ नहीं करते थे, ठीक है? तो उस टाइम पे लोग क्या बच्चे क्या खेलते थे, तो उस टाइप के गेम्स, किस टाइप के गेम्स वो खेलते थे वो भी हम पता कर सकते हैं। साथ ही जो कहानियाँ वो सुना करते थे, जो खेल वो देखा करते थे, साथ ही जो गाना वो गाया करते थे। तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको 3 चीज़ें मिलती है। सो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? फर्स्ट थिंग जो हमें पता लग सकता है वो लोगों का खाने, पहनने और रहने का ढंग। दूसरा लोगों की लाइफस्टाइल, और यहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल से पता किन किन लोगों की लाइफस्टाइल, उसमें ये कुछ लोग हैं जिनके लाइफस्टाइल के बारे में हमें पता चलता है। साथ ही तीसरा हमें ये पता लगता है लोगों चिल्ड्रन का लाइफस्टाइल, ठीक है, लाइफस्टाइल ऑफ एल्डर्स सेकंड पॉइंट है हमारा। और थर्ड जो है वो चिल्ड्रन का लिविंग कंडीशन, जिसमें उनके गेम्स आ जाते हैं, वो किस टाइप के गाना गाते थे, किस टाइप का खेल वो देखते थे और किस टाइप का खेल वो खेलते थे, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें हमें पास्ट से पता लग सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि वेयर डिड पीपल लिव, लोग आखिर रहते कहाँ थे। सो अगर आप मैप में देखेंगे, मैप 1 जो कि पेज 2 में है, चलिए देखते हैं मैप। ये मैप है, यहाँ पे नर्मदा रिवर कहाँ पे है, तो ये है हमारा नर्मदा रिवर, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से होते हुए ये गुजरात में जाती है। तो ये हमारी नर्मदा रिवर है। चलिए अब हम फर्स्ट उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे है कि पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। तो यहाँ पे यानी कि बैंक ऑफ नर्मदा रिवर के अलोंग लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से रहते आ रहे हैं, यहाँ पे रहते थे। और सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वेर स्किल्ड गैदरर्स। तो नर्मदा के किनारे लोग काफ़ी हज़ारों साल पहले रहते थे और वहाँ पे जो लोग थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। तो आपको जैसा कि पता है कि जो इनिशियल जो लोग थे वो खाना वगैरह जो है वो खुद प्रोड्यूस नहीं किया करते थे, दे यूज टू गैदर फूड, ठीक है, दे यूज टू गैदर फूड, ठीक है, वो गैदरर थे, स्किल्ड गैदरर थे, वो खाना कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी फॉरेस्ट में हुआ करते थे, जो खुद अपने आप ग्रो होता था उसको वो कलेक्ट करते थे, ठीक है, इसीलिए उनको गैदरर कहा जाता था, राइट? दे यूज टू कलेक्ट दोज फूड्स। सो they knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. So इसमें सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं, इसमें वो फ्रूट्स के साथ साथ प्लांट्स, लीव्स
रूट्स, उनके स्टेम्स, जो भी उनको लगता था कि ये हम खा सकते हैं, वो सब वो कलेक्ट करते थे, क्योंकि फूड का एकमात्र सोर्स उनके लिए वही था कि उनको गैदर करना है। हालांकि कुछ हंटर्स भी होते थे जो हंट करते थे एनिमल को, एंड देन दे यूज टू हैव दैट फूड, जो कि नॉन वेजिटेरियन लोग खाते थे। बट जनरली जो वेजिटेरियंस होते थे उनके लिए द ओनली सोर्स ऑफ फूड वाज थ्रू गैदरिंग। ठीक है, सो दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। ठीक है, जो हंटर्स होते थे वो एनिमल्स को हंट करते थे। कहाँ पे? तो ये नर्मदा वैली के अलोंग, ये नर्मदा वैली के अलोंग। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ये है सुलेमान रेंज और ये है किरथार रेंज। यहाँ पे सुलेमान और किरथार रेंज में अगर आप देखेंगे, ठीक है, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8000 years ago are located here. तो ये दोनों लोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? ये लोकेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज men एंड women जो है यहाँ पे started growing crops, started growing crops। और ये जो क्रोनोलॉजी है ये कब की है? ये 8000 ईयर्स बिफोर, 8000 ईयर्स पहले सुलेमान और किरथार रेंज में जो मेन एंड वेमेन है, दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। एंड व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स दे यूज्ड टू ग्रो? वो वहाँ पे वीट और बार्ली जैसे क्रॉप्स ग्रो करते थे। ठीक है, एंड दे ऑल्सो बिगैन टू रियर एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। और गाँव में वो रहने लग गए। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसको समराइज़ करूँ तो चलिए यहाँ पे हम एक कुछ थोड़ा छोटा सा नोट्स भी बना लेते हैं। आप कॉपी और पेन लेके बैठिए सो दैट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लिखेंगे तो वो अगर आप कॉपी पे नोट डाउन करते हैं नोटबुक में तो वो आपको रिवाइज़ करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो लोग की लाइफस्टाइल के बारे में हमें पता लगता है, जैसे कि फूड, क्लोथ्स दे यूज टू वेयर एंड द हाउसेस दे यूज टू लिव। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि नर्मदा के अलोंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले लोग रहते थे, नर्मदा रिवर के अलोंग। नर्मदा रिवर क्यों इम्पोर्टेंट है? सो पीपल यूज टू लिव हेयर फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। ठीक है, सेवरल थाउजेंड ईयर्स यहाँ पे रहते थे। और यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ के जो लोग होते थे वो हंटर्स होते थे एंड गैदरर्स होते थे। ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ के लोग हंटर होते थे एंड गैदरर्स होते थे। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ी वो था सुलेमान एंड किरथार रेंज। सो ये माउंटेन रेंज है सुलेमान एंड किरथार। यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि मेन एंड विमेन जो है, men and women used to grow crops। किस टाइप के क्रॉप्स? तो men and women they used to grow crops such as barley and wheat। इस टाइप के क्रॉप्स वो ग्रो करते थे। ठीक है, बार्ली और व्हीट क्रॉप्स ग्रो करते थे। एंड ऑल्सो दे यूज टू रियर एनिमल्स। ठीक है, एंड यूज टू रियर एनिमल्स। रियर एनिमल्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बता सकते हैं? रियरिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है कि एनिमल को रखना, लाइफ स्टॉक को रखना, और उनसे आप जो भी प्रोड्यूस है वो आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप उनसे डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हो, आप उनसे मीट ले सकते हो, आप उनसे वुल ले सकते हो। तो जो भी कमर्शियल पर्पस के लिए जो भी चीज़ें चाहिए या जो भी आपके नीड के लिए चीज़ें चाहिए वो आप एनिमल से ले सकते हो आफ्टर डोमेस्टिकेटिंग देम। तो दे यूज टू रियर एनिमल्स। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स? इसमें था लाइफ स्टॉक, जिसमें कैटल, ठीक है, ये जो है वो डोमेस्टिकेट करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे
मेंशन कर सकते हैं, शीप, गोट एंड कैटल। तो यहाँ पे ये भी मैंने मेंशन कर दिया है, कैटल लाइव स्टॉक में वैसे तो सब आ जाता है, यहाँ पे आप शीप एंड गोट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें लोकेट करेंगे गारो एंड गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वो विलेज में रहते हैं, सुलेमान और किरतार रेंज के पास वो विलेज में रहते थे और तब वो क्रॉप्स ग्रो करते थे एंड दे यूज टू रियर एनिमल्स। अब जो नेक्स्ट है हमारा लोकेशन वो है गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो इस मैप में आप देखेंगे विंध्यास कहाँ पे है, ये है हमारा विंध्यास जस्ट नर्मदा के ऊपर। तो आपको ये नर्मदा रिवर जो है ये विंध्यास और सतपुरा, ये जो दो माउंटेन रेंज आप देख रहे हैं विंध्यास एंड सतपुरा, इन दोनों के बीच से ये फ्लो करती है, ठीक है। तो ये आप आगे भी ध्यान रखेंगे, ज्योग्राफी में हम ये पढ़ने वाले हैं कि विंध्यास और सतपुरा के बीच में नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करती है। बट यहाँ पे हमें जो फोकस करना है वो है विंध्या माउंटेन पे, ठीक है। तो ये है हमारा विंध्या माउंटेन और गारो हिल्स जो कि लोकेटेड है हमारा नॉर्थ ईस्ट में। स्पेशली गारो हिल्स हमारा मेघालय का पार्ट है, ठीक है। गारो, खासी, जयंती आपने सुना होगा, ये 3 हिल्स हैं, इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो कि मेघालय में हैं। तो ये आप उस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो ये जो एरियाज़ हैं, दीज वेर सम ऑफ द अदर एरियाज़, ये बाकी के एरियाज़ हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा एरिया है वो, विंध्यास एंड गारो हिल्स। तो चलिए ये भी हम अपने नोट्स में ऐड कर देते हैं। थर्ड एरिया जो इन्होंने जो पता चलता है जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था वो था एग्रीकल्चर डेवलप्ड ऑल्सो इन विंध्यास एंड गारो हिल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा नोट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। अब जो विंध्यास में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था वहाँ पे नॉर्थ ऑफ विंध्यास कौन से क्रॉप हम ग्रो करते थे, राइस ग्रो करते थे, ठीक है। अब मैं आपको पीछे अगर थोड़ा सा ले जाऊँ, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि सुलेमान और किरथार रेंज जो था वहाँ पे जो हम क्रॉप ग्रो करते थे वो कौन सा क्रॉप ग्रो करते थे, हम वीट ग्रो करते थे। और क्या ग्रो करते थे, हम बार्ले ग्रो करते थे, ठीक है। वीट और बार्ले ग्रो करते थे। बट जो विंध्यास है, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, मतलब विंध्यास जैसे माउंटेन्स हैं, इसके नॉर्थ में जो हम क्रॉप ग्रो करते थे वो है राइस। तो राइस का जो एविडेंस है वो विंध्यास के नॉर्थ से मिलता है और वीट और बार्ले ग्रो करने का जो एविडेंस है वो हमें मिलता है सुलेमान और किरथार रेंज से। तो ये भी हम अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं कि राइस जो है ये हमें विंध्यास से इसका जो है हमें एविडेंस मिलता है राइस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नाउ ट्रेस द रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सो अब पहले रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो रिवर्स होते हैं उसके ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्ट्रीम होती है जिसका रिवर बेसिन होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडस रिवर की बात करें तो इंडस यहाँ पे एक प्रोमिनेंट रिवर है जो बहुत बड़ा जिसका बेसिन है। और बेसिन वो होता है जो पूरे एरिया में जो पूरे एरिया को ड्रेन करता है या जिसके पानी की वजह से पूरे एरिया में सेडिमेंट्स भी पहुँचती है एंड वाटर भी फ्लड के टाइम पे पहुँच सकता है, ठीक है। तो एक जो बड़ी रिवर होती है, यहाँ पे चलिए मैं आपको एक जनरल डायग्राम बना के दिखा दूँ। देखिए एक जो बड़ी रिवर होती है, सपोज ये गंगा रिवर है, तो ये रिवर गंगा रिवर ये मेन स्ट्रीम है यहाँ पे, ठीक है, ये मेन स्ट्रीम है। अब इसमें जो जुड़ने वाली बाकी नदियाँ हैं जैसे यमुना है, ठीक है, यमुना है जो कि इसकी इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, फिर सोन है,
फिर इसी तरीके से और डिफरेंट अदर ट्रिब्यूटरी है, जैसे गोमती है, घाघरा है, गंडक है। ठीक है, तो इस टाइप के जो रिवर्स हैं, जो अपना पानी, ये खुद में अपने आप में तो ये एक रिवर है, बट ये अपना पानी कहाँ आके ड्रेन कर रहे हैं, ये इस मेजर रिवर में आके अपना पानी ड्रेन कर रही हैं। ठीक है, ये इस मेजर रिवर में आके अपना पानी ड्रेन कर रही हैं। तो यहाँ पे ये जो रिवर है ये मेजर रिवर है। ठीक है, जिसके नाम पे ये पूरा बेसिन इसके नाम पे होगा। बट ये जो स्मॉल स्मॉल आप स्ट्रीम्स देख रहे हैं, ये जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम्स आप देख रहे हैं, सपोज ये ए बी सी डी ई, ये क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इन्हें हम ट्रिब्यूटरीज क्यों कहती हैं, बिकॉज दे आर ट्रिब्यूटिंग देयर वाटर्स टू द मेन स्ट्रीम। दे आर ट्रिब्यूटिंग देयर वाटर टू द मेन स्ट्रीम। ये अपने पानी को यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ये अपने पानी को यहाँ मेन स्ट्रीम में ऐड कर रही हैं। ठीक है, और फिर ये इसी बड़े मेन स्ट्रीम का पार्ट बन जाती हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। समझ आया फ्रेंड्स? सो इसी तरीके से हम इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज विच आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब पहले हम इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, जस्ट अ सेकेंड। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये हमारा मेन इंडस रिवर है। ठीक है, ये मेन इंडस रिवर है, सॉरी, ये जो है ये हमारा मेन इंडस रिवर है। और इसमें जो है अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें अपना पानी कंट्रीब्यूट करें, जैसे कि यहाँ पे काबुल रिवर है जो वेस्ट से आ रहा है, वैसे ही ईस्ट से आप देखेंगे झेलम है, चेनाब है, व्यास है, राबी है एंड सतलज है। तो ये सारे भी अपना पानी इस मेजर रिवर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि है हमारा इंडस रिवर। ठीक है, तो ये इंडस और ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम किसका है, ये इंडस का है, और ये इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी का रीजन है। अब इसमें ये कहता है कि अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. मतलब कि 4700 years ago Indus and its tributaries, मतलब इंडस रिवर है जो यहाँ पे, इसके अराउंड सिटीज़ डेवलप हुए थे। तो इंडस के अराउंड सिटीज़ कब डेवलप हुए, अराउंड 4700 years ago। ठीक है, और आपने सुना होगा IVC, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो किस रिवर के पास ये सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी, तो वो इंडस के पास सिविलाइजेशन ये इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये सारा सिविलाइजेशन जो आप देखेंगे वो इसी के अलॉन्ग देखेंगे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम पढ़ते हैं वो भी इसी के अलॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसके अलॉन्ग आपको ये सारा सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा, जो कि 4700 years ago से 2500 years ago तक हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इनिशियल सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, सिटीज़ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो गंगा है और उसके ट्रिब्यूटरीज है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे सिटीज़ इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे सिटीज़ कब इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुई, 2500 years ago। यहाँ पे सिटी 2500 years ago यहाँ पे इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई। और साथ ही कुछ कोस्टल सिटीज़, कोस्ट पे सिटीज़ इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, कुछ प्रोमिनेंट सिटीज़ कोस्ट पे भी आके इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे भी कुछ सिटीज़ डेवलप हुई और कुछ सिटीज़ कोस्टल एरिया में भी डेवलप होना स्टार्ट हो गया। और ये रीजन जो है यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ 2500 years ago, हालांकि जो इंडस के पास था वो 4700 years ago। ठीक है, तो ये भी अगर आप चाहें तो अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा 4th पॉइंट, सिटीज़ कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, इंडस में, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के अलॉन्ग। ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हैं 4700 years ago। एंड cities along Ganga
एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड सी कोस्ट्स। यहाँ पे सिटीज़ डेवलप होने स्टार्ट हो गई 2500 ईयर्स तो, ठीक है। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। तो गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी हमने देखा, और सोन रिवर ये है, तो जो कि गंगा के एक इम्पॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और ये अपना पानी जो है राइट साइड से गंगा में ड्रेन करती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, अपार्ट फ्रॉम यमुना विच इज़ ऑल्सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर कभी आपको पूछा जाए तो गंगा की दो इम्पॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, एक है यमुना और दूसरा है हमारा सोन रिवर, ठीक है। तो ये दोनों राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं जो राइट से, यानी गंगा ऐसे है तो राइट से आके जुड़ती हैं। तो ये सोन है और एक आपका यमुना है, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा was known as Magad, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. तो गंगा के जो साउथ में, यानी along the bank of river सोन, और जहाँ पे सोन जुड़ता है, और जो साउथ वाला पोर्शन है जस्ट गंगा के बिलो साउथ इन बिहार स्टेट, यू विल फाइंड दैट वहाँ पे एक बहुत ही लार्ज किंगडम स्टैब्लिश किया गया था जिसका नाम था मगध। मगध उस टाइम पे एक बहुत ही बड़ा किंगडम था जो कि 16 महाजनपद, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसका एक इम्पॉर्टेंट जनपद था, ठीक है। 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें से एक मगध भी था हमारा, ठीक है। किंगडम्स वर सेटअप इन अनदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया 16 महाजनपद थे, तो उसमें से एक मगध था, तो बाकी के 15 तो अलग अलग रीजन में स्टैब्लिश हुए ही होंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सोन के गंगा के जो राइट में सोन वाला और इसके साथ में जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये प्रोमिनेंट रीजन था जहाँ पे मगध एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब एक बार हम ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कि जो हमने मैप अभी डिस्कस किया वो एक साउथ एशिया का मैप है जिसमें प्रेजेंट कंट्रीज़ ऑफ इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका है, एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। अब साउथ एशिया इज़ ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑल्दो इट इज़ स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, इट इज़ अ वेरी लार्ज एरिया एंड इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाई सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स। तो जैसा कि आप इस मैप में देखेंगे, सुलेमान रेंज जो कि आप ईरान में आपको देखने को मिलता है और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है ये, साथ ही हमारा किरथार रेंज भी, तो पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के यहाँ पे बॉर्डर पे मिलता है। तो ये वाला जो हमारा, और ये काबुल रिवर अफ़गानिस्तान के पार्ट है, तो ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं ये अफ़गानिस्तान का रीजन हो गया, ये हमारा पाकिस्तान का रीजन हो गया, ये रीजन ईरान का हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आप श्रीलंका देख रहे हैं, यहाँ पे हम बांग्लादेश देख रहे हैं, भूटान हो गया, फिर ये हमारा नेपाल हो गया, और यहाँ पे ये तिब्बत चाइना का रीजन है, ये म्यांमार है हमारा। तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एंटायर रीजन है ये एक सब कॉन्टिनेंट का रीजन है। और ये सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रीजन है यहाँ पे हिल्स है, यहाँ पे हिल्स है, यहाँ पे हमारा ये पूरा ऑल अलोंग दिस बेल्ट हमें हिल देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें ओशन, सी वाटर देखने को मिल जाता है, ये ओशन है हमारा इंडियन ओशन। तो ये एक तरीके से ये जो पूरा एंटायर रीजन है, ये पूरा रीजन जो है ये सेपरेटेड है विथ रेस्ट ऑफ दी अदर डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ एशिया के अदर डिफरेंट कंट्रीज से सेपरेटेड है, ठीक है। इसीलिए साउथ एशिया का ये पार्ट है। एंड ये कैसे सेपरेटेड है, तो ये माउंटेन्स, सी, ठीक है, एंड प्लेटूज, इन प्रोमिनेंट जोग्राफिकल फीचर्स के थ्रू ये सेपरेटेड है रेस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज। इसीलिए इस साउथ एशियन रीजन को एक सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में उप महाद्वीप बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट
people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times. अब लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करते थे पुराने टाइम पे, आज की तरह उनके पास ऊबर या ओला नहीं होता था, बट दे यूज़ टू ट्रैवल फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर, राइट। और सब कॉन्टिनेंट में भी इनफैक्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री वो जाया करते थे। रास्ते में उनको काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता था, काफ़ी चीज़ों के थ्रू पास ऑन करना पड़ता था, जैसे हिल्स हो गए, हाई माउंटेन्स हो गया, डेजर्ट्स, रिवर्स, सी। तो इन सारे रास्तों में उनको काफ़ी जो है खतरों का सामना करना पड़ता था, बट फिर भी वो क्रॉस करते थे। और आपने ये सुना ही होगा कि पास में काफ़ी अटैक्स भी हुए थे इंडिया पे, लोग काफ़ी आक्रमण करते थे यहाँ पे अपना किंगडम इस्टेब्लिश करने के लिए, अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करने के लिए। सो मैन एंड वेमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। साथ ही लोग, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि लोग हंटर और गैदरर थे, तो हंटर और गैदरर हैं तो आपको ऑब्वियसली हंटिंग करने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। गैदर फूड को भी अगर आपको गैदर करना है तो आपको कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहना होगा, क्योंकि सपोज़ एक ही जगह पे आप काफ़ी लंबे टाइम तक अगर रहते हो तो आपको हो सकता है कि फूड की शॉर्टेज हो जाए। तो इसीलिए पीपल यूज़ टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, right, in search of livelihood, and also to escape from natural disasters like floods and droughts. And some of the time जो floods और droughts आते थे उनसे भी बचने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था, राइट। तो रीज़न यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगेन हम नोट्स पे चले जाते हैं। यहाँ पे एक 5th पॉइंट लिख सकते हैं कि द एम्पायर, या सॉरी नॉट एम्पायर, फर्स्ट किंगडम विच वॉज established was मगध। और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? साउथ ऑफ गंगा, ठीक है, साउथ ऑफ गंगा। और ये किसका पार्ट था? साउथ ऑफ गंगा इन बिहार रीजन, प्रेजेंट डे बिहार, ठीक है। एक और पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए, दैट people used to travel from one place to another। अब इसका रीज़न बताइए, आप क्यों मूव करते थे? बताइए इसका रीज़न क्या है मूव करने का? फर्स्ट इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, एक तो वो अपने लाइवलीहुड सर्च करने के लिए मूव करते थे। दूसरा फॉर द पर्पस ऑफ फूड, एज यू नो कि दे वर हंटर एंड गैदरर्स, so they used to move from one place to another continuously in search of food. Second, due to natural disasters, ठीक है, due to natural disasters also they used to move, जिसमें फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वो आते थे, जिसकी वजह से भी उनको कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहना पड़ता था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Sometimes men marched in armies, conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. अब यहाँ पे लोग कई बार इसलिए भी मार्च करते थे, अपनी आर्मी के साथ मूव करते थे, जिससे वो दूसरों के लैंड पे अपना हक जमा सकें, दूसरे के लैंड को कंकर कर सकें, ठीक है। बट मर्चेंट्स जो होते थे, जो ट्रेड्समैन होते थे, जिनका पर्पस, मेजर पर्पस ये होता था एक से दूसरे प्लेस पे जाके ट्रेड करना है, आपको सामान बेचना है, तो वो अपने गुड्स के साथ ट्रैवल करते थे प्लेस टू प्लेस और जाके अपने सामानों को बेचते थे। तो ये भी एक रीज़न था मूवमेंट का। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और टीचर्स का काम क्या होता था कि वो एक से दूसरे प्लेस पे जाकर अपनी टीचिंग्स प्रोवाइड करते थे, अपना इंस्ट्रक्शन देते थे, तो इंस्ट्रक्शन देते थे और लोगों को वहाँ पढ़ाया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कॉन्करर जो कॉन्करर्स होते थे यूज्ड टू ट्रैवल
टू ऑक्यूपाई अदर्स लैंड, दूसरे के लैंड पे कब्जा करने के लिए। जो मर्चेंट्स होते थे वो मूव करते थे फॉर ट्रेड, फॉर ट्रेड पर्पसेस, ठीक है। टीचर्स यूज टू मूव फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस ऑन देयर वे, अपने रास्ते में वो इंस्ट्रक्शन या जो भी ज्ञान है वो बांटते हुए चलते थे। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, रीज़न है लोगों का एक से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने का। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। कुछ लोग टूरिज़्म के पर्पज़ से भी यहाँ पे मूव करते थे, तो ये भी आप उसमें एक ऐड ऑन कर सकते हो कि टूरिज़्म भी एक हमारा पर्पज़ था। यहाँ पे एजुकेशन था, जो टीचर मूव करते थे वो एजुकेशनल पर्पज़ से मूव करते थे, ये मूव करते थे लैंड ऑक्यूपाई करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, इस वजह से। सो ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अब देखो, अब ये जितने भी रीज़न हैं जिसके वजह से लोग एक से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे, तो यहाँ पे अगर एक प्लेस है, सपोज प्लेस ए से कुछ लोग अगर प्लेस बी की तरफ जाएंगे, तो ऑब्वियसली ए का जो भी आइडियोलॉजी है, ए का जो भी आइडिया है, यहाँ का जो भी ट्रेडिशन है, यहाँ का जो भी कल्चर है, वो लेके ये बी की तरफ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली बी से अगर कुछ लोग यहाँ पे आएंगे या ए वापस बी से वापस ही ये यहाँ पे आएंगे, तो ये बी का जो आइडिया है, बी का जो ट्रेडिशन है, बी का जो कल्चर है, उनका लाइफस्टाइल है, उनका लिविंग कंडीशन है, उन आइडियाज़ को वो लेके यहाँ आएंगे। तो इस तरीके से एक आइडिया दूसरी जगह जाता था और वहाँ का आइडिया वापस इस जगह पे आता था। सो देर यूज टू बी अ काइंड ऑफ शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशन, sharing of ideas, cultures among different places. Why? Because the people, they used to travel and carry these ideas and traditions and cultures along with them. So ये एक रीज़न था जिसके वजह से लोग आपस में इन कल्चर्स को शेयर करते थे, ट्रेडिशन और आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अडेज। अब ये तो था पास्ट का कि लोग ट्रैवल करते थे, आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं बताइए। ये क्वेश्चन है कि वाई द पीपल दे यूज टू ट्रैवल नाउ अडेज। तो बताइए, ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगेन लुक एट मैप 1, hills, mountains and seas, they form the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains. अब अगर आप यहाँ पे अभी, जैसे कि मैंने आपको बना के भी दिखाया था, कि ये जो फ्रंटियर है यहाँ पे आप देखेंगे, ये क्या है, ये माउंटेन है, ये पूरा माउंटेनस रीजन है। यहाँ पे भी आप देखेंगे हिमालयाज़, ये पूरा माउंटेनस रीजन है, राइट। ये पूरा हमारा माउंटेनस रीजन है, ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। फिर ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको तिब्बत के प्लेटूज़ मिलेंगे, यहाँ पे भी पूर्वांचल हिल्स है। और ये वाला जो रीजन है हमारा, एक कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे सी वाटर है, यहाँ पे भी सी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेजर्ट है और यहाँ पे माउंटेन्स है। तो अगर आप देखेंगे कि ये सारे बॉर्डर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं क्रॉस करने के लिए, राइट। यहाँ से अगर कोई आता है तो इनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टॉल माउंटेन्स है जिनको क्रॉस कर पाना ईजी नहीं है। लेकिन जो लोग क्रॉस करना चाहते थे वो करते भी थे और आते भी थे। और वो कैसे आते थे, तो वो पासेस के थ्रू, जो माउंटेन के बीच में पासेस होते थे उनके थ्रू वो आया करते थे, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो people they find it difficult to cross these frontiers, but those who wanted, they could, and they used to cross these mountains and barriers whatever we had. So people from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. So अलग अलग जगह से, अलग अलग border region से we had the different people coming towards the Indian subcontinent, right, and they used to settle here. और वो यहाँ पे रहने लगते थे और वहाँ यहाँ पे उन्होंने अपना सेटलमेंट स्टैब्लिश किया।
सो दीज मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। अब वो लोग जो नियर बाई बॉर्डर एरिया से आए हैं, अलग अलग एरिया से आए थे, वो अपने साथ क्या लेके आते थे? अपना कल्चर और ट्रेडिशन लेके आते थे। तो अगर वो अपना कल्चर और ट्रेडिशन लेके आएंगे तो वो साथ में यहाँ के कल्चर एंड ट्रेडिशन के साथ उसको मिक्सअप करेंगे, एंड देयरफॉर दे यूज टू एनरिच द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को सेटल किया होता था। सो पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल 100 years। सो यहाँ पे न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू आइडियाज़ जब आए लोगों के पास, तो उनको कुछ नए टेक्निक्स भी पता चले। जैसे कि आप देखेंगे कि कार्विंग ऑफ न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन को कार्व करना आने लगा उनको, जो कि हो सकता है उन्होंने जो लोग आए हैं उनसे सीखा हो, तो उनके थ्रू उनको स्टोन को कार्व करना, स्टोन को कार्व कैसे करना है, उससे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, तो ये उन्होंने सीखा। ठीक है, उसके बाद दे स्टार्टेड कंपोजिंग म्यूज़िक, उन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया, एंड इवन दे स्टार्टेड कुकिंग फूड ओवर सेवरल 100 years। और फिर उन्होंने खाना बनाना भी स्टार्ट किया, जो कि काफ़ी सालों तक वो बनाने लगे। जो उन्हें आता भी था, तो हो सकता है यहाँ के लोगों को खाना बनाना ना आता हो, और ये आइडियाज़ जो है बाहर से आए, तो यहाँ के लोग भी उस टेक्निक के थ्रू, खाना बनाने की टेक्निक, खाना बनाने के आइडिया को जानने लगे, और धीरे धीरे वो भी खाना बनाने लगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेम्स ऑफ लैंड की। जो लैंड है उसका नाम किस तरीके से रखा जाने लगा, और ये हम कैसे हमें पता लगा डिफरेंट डिफरेंट लैंड का नेम, ये जानते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा नोट्स पे अपना फोकस करते हैं। तो नोट्स पे आप देखेंगे कि जब लोग ट्रैवल करते थे एक दूसरे जगह पे, तो सॉरी, तो यहाँ पे 7th पॉइंट मेंशन करते हैं कि जब लोग एक से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, तो उनको जो आइडियाज़ हैं वो एक्सचेंज होने लगी, आइडियाज़, ठीक है, कल्चर, ठीक है, एंड ट्रेडिशंस, ये एक से दूसरी जगह शेयर होने लगे। ठीक है, जिसके वजह से लोगों को क्या आने लगा, दे डेवलप्ड न्यू मेथड ऑफ कार्विंग स्टोन्स। ठीक है, ये सीखा उन्होंने। सेकेंड, दे ऑल्सो लर्न हाउ टू कंपोज म्यूजिक। सो कंपोजिंग ऑफ म्यूजिक ऑल्सो समथिंग विच दे लर्न। एंड लास्ट थिंग जो उन्होंने सीखा was cooking of food। Cooking food was also something which they learned। So these are the things which they learned due to the exchange of ideas from different regions। अब हम देखेंगे names of the land। So two of the words we often use for our country are India and Bharat। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया के लिए हम हिंदी में हम उसे भारत बोलते हैं, और इंग्लिश में जो नाम है वो है इंडिया। पर कभी आपने सोचा है कि ये जो इंडिया वर्ड है ये कहाँ से आया है? तो फ्रेंड्स, अगर आप वर्ड देखेंगे इंडिया, ठीक है, तो इसमें आपको ये जो 3 लेटर है, ये क्या है? ये 3 लेटर आपको बताता है कि ये 3 लेटर वर्ड इंडस से आया है। ठीक है, इंडस। और ये इंडस जो कि इंग्लिश वर्ड है, ये हमारे संस्कृत वर्ड सिंधु से आया है। ठीक है, ये हमारे संस्कृत वर्ड सिंधु से आया है। अब ये सिंधु क्या है? सिंधु संस्कृत वर्ड है ऑफ द सेम रिवर विच इज़ नोन एज इंडस इन इंग्लिश, और ये इंडस का जो इंड है इससे आ गया हमारा इंडिया। इट मीन्स पीपल लिविंग नियर द रिवर इंडस। ठीक है, सो द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस विच इज़ कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ठीक है, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले ग्रीस और ईरान को हम मैप पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो वर्ल्ड मैप है इसमें ईरान और ग्रीस कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोकेट करते हैं इसमें अपने इंडिया को। मैं वाइट कलर लेता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा इंडिया, सॉरी, चलिए रेड।
ये हमारा इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा इंडिया, और इंडिया के रिस्पेक्ट में ये है हमारा ईरान। तो ये आप देख सकते हैं ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, और ये है हमारा ईरान, और ये है हमारा ग्रीस। तो ये रहा हमारा ग्रीस, ये रहा हमारा ईरान, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। मैं इस कलर को हटा के एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा ग्रीस, ये है हमारा ईरान। तो ये वाला जो मैप आप देख रहे हैं ना, ये हमारा ईरान है, और ये छोटा सा मैप जो आप देख रहे हैं ये हमारा ग्रीस है, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। So the Iranians and Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indus। मतलब जो 2500 years ago ईरानियंस और ग्रीस से जो लोग आए थे, दे यूज्ड टू मेंशन दिस वर्ड हिंदूज और द इंडोज। उन्होंने ये फर्स्ट टाइम हिंदूज और इंडोज वर्ड यूज किया था। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया, ठीक है। तो अब ईरानियन और ग्रीस जो है, उन्हें जो ये रिवर है, आपको मैं मैप पे फिर से दिखाता हूँ, उन्हें जो रिवर है इंडस, यहाँ पे जो रिवर इंडस है, यहाँ पे आए थे लोग, यहाँ से ईरान से और ग्रीस से, ठीक है। तो उन्हें ये रिवर से वो फेमिलियर थे। दे यूज टू नो कि व्हाट दिस रिवर इज एंड वेयर दिस रिवर इज लोकेटेड, राइट। एंड दे यूज टू रेफर दिस एज हिंडोस। इसको हिंडोस बोलने लगे, इंडस को, और इंडोस बोलने लगे, ठीक है। इंडस नहीं, हिंडोस और इंडोस। और बोलने लगे कि जो इसके ईस्ट में लोग रहते हैं, मतलब इंडस रिवर के ईस्टर्न पार्ट में जो लोग रहते हैं, यानी टुवर्ड्स द ईस्ट रहते हैं, उनको उन्होंने बोला इंडिया, ठीक है। उनको रेफर किया एज इंडिया, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। द नेम भारता वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत वॉज दिस ऋग्वेद। तो हमारे 4 वेद होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमारे 4 वेद कौन कौन से होते हैं? ये है हमारा ऋग्वेद, हमारा है अथर्ववेद, देन है हमारा यजुर्वेद, एंड है हमारा सामवेद। तो ये हमारे 4 वेद हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन चारों वेद में जो सबसे पुराना वेद है हमारा, वो है हमारा ऋग्वेद, राइट। ये ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, और ऋग्वेद में जो मेंशन्ड है इंडिया का नाम, वो है भारत, राइट। सो द वर्ड भारता वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहते थे। और ये कहाँ पे मेंशन है? ये हमारे सबसे अर्लीस्ट वेद, दैट इज ऋग्वेद, जो संस्कृत में कंपोज हुआ था, उसमें ये मेंशन्ड है। और ऋग्वेद कब कंपोज हुआ था? अराउंड 3500 ईयर्स अगो हम देखते हैं कि ये ऋग्वेद कंपोज हुआ था, एंड लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, राइट। तो अगेन अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन। तो आपको मैप में बार बार इसीलिए दिखाने का कोशिश करता हूँ, सो दैट आपको रीजन अच्छे से याद हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इंडिया, राइट, जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, अब आप देखेंगे ये नॉर्थर्न रीजन है, ये हमारा साउथ है, ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है, और ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है, राइट। तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, यानी ये वाला जो रीजन है नॉर्थ वेस्ट, इसको क्या रेफर किया गया? इसको रेफर किया गया एज भारत। कहाँ पे रेफर किया गया? ये रेफर किया गया ऋग्वेद में, राइट। और ऋग्वेद में कब रेफर किया गया? अराउंड 3500 ईयर्स अगो इसे हमने रेफर किया। और ऋग्वेद क्या है? ये वन ऑफ द 4 वेदास है, अर्लीस्ट कंपोजिशन है, राइट। अर्लीस्ट वेदा है, एंड किस लैंग्वेज में है? तो ये संस्कृत में है, राइट। आई होप ये चीज़ें आपको याद रहेगी। आप अपना नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है। मैं आपको ये यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ।
राइट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया ऋग्वेद, पहले इंडिया एंड भारता। सो इंडिया कहाँ से आया हमारा, इंडस से आया। और इंडस कहाँ से आया, इंडस आया हमारा सिंधु से, जो कि संस्कृत टर्म है फॉर द रिवर इंडस, राइट। एंड लेटर ऑन ईरान और ग्रीस से जो लोग आए उन्होंने रेफर किया इंडस को एज हिंदूज एंड इंडोस। और इन्होंने ये भी कहा कि जो ईस्ट में इंडस रिवर के ईस्ट में जो रीजन है उसे इंडिया बोला, राइट। अब करते हैं बात भारत की। तो भारत ये मेंशन्ड है वेदा में, विच वेद, ऋग्वेद में, ठीक है, विच इज द अर्लीस्ट वेदा, ठीक है, एंड रिटन इन संस्कृत। ऑल्सो कौन सा रीजन को इन्होंने मेंशन किया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी। अब चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें जो है और हमें कैसे पता लगती हैं और क्या क्या सोर्सेस है जिससे हमें पास्ट के बारे में पता लगता है। तो देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हमें बहुत सी ऐसी एविडेंसेस मिलते हैं जिनसे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। तो आप देखेंगे कि वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। एक तो या तो आप जो सोर्सेस हैं उसमें आप कंसिडर कर लीजिए कि ये तो या तो हमें कोई बुक मिल जाए पुराने टाइम की, ठीक है, जिसे हम उस टाइम पे अगर वो मैनुअली लिखा गया, ऑब्वियसली मैनुअली लिखा गया होगा क्योंकि उस टाइम पे आपको भी पता है प्रिंटिंग प्रेस वगैरह हुआ नहीं करते थे। तो इस मैनुअल रिटन स्क्रिप्ट्स को या बुक को हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। This manuscript was written about 1,000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a birch bark manuscript, turn to page 35. ठीक है, तो आप मैन्यूस्क्रिप्ट देख सकते हैं। सो यही है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, एक ये क्या है, ये पाम लीफ पे लिखा गया मैन्यूस्क्रिप्ट है। तो पाम लीफ को आप देखेंगे ये इस तरीके से ऐसे कट कर दिया जाता था, ठीक है, ये कट करके छोटे छोटे बहुत सारे पीसेस बनाए जाते थे। उसके बाद फाइनली इनको ऐसे होल करके आपस में ऐसे बांध दिया जाता था, ठीक है, इनको ऐसे करके आपस में बांध दिया जाता था, तो ये एक बुक बन जाता था। तो इस तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट्स उस टाइम पे लिखे जाते थे। एंड ऑब्वियसली आपको भी पता है दैट पेजेस उस टाइम पे नहीं होते थे, तो जनरली द पीपल दे यूज टू रेफर टू दिस काइंड ऑफ पाम लीव्स। पाम लीव्स को लोग रेफर करते थे, ठीक है। एंड दिस वेर रिटन मैनुअली एंड देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड एंड दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू विच मीन्स हैंड एंड हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स वर फर्दर नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं इजिली एज हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स, राइट, स्क्रिप्ट्स और बुक्स. So these were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as birch which grows in the Himalayas. तो या तो ये palm leaves पे लिखे होते थे या फिर ये birch पे लिखे होते थे, bark of a tree which is known as which generally grows in Himalayan region. So Himalayas में आपको जो birch tree मिलेगा, तो birch tree ये जो बाक्स होते थे, यानी यहाँ पे जो बाक्स होते हैं, इस बाक्स पे को निकाल कर ये मैन्यूस्क्रिप्ट वहाँ पे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एक सोर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है अबाउट द पास्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओवर द ईयर्स मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन अवे ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स. सम वर डिस्ट्रॉयड बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, often preserved in temples and monasteries. तो आप देखेंगे कि
इतने सालों में, काफ़ी टाइम हो चुके हैं, अराउंड 2500 3500 ईयर्स अगो, और ये चीज़ें तब से अ, ये लिखी हुई चीज़ें हैं, तो इतने दिन में तो काफ़ी स्क्रिप्ट्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। कई रीज़न इनका ये भी है कि कईयों को इंसेक्ट्स ने खा लिए होंगे, कई अपने आप डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बट काफ़ी स्क्रिप्ट्स जो हैं अभी भी प्रिजर्व करके रखी गई हैं। ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट म्यूजियम्स में जाएंगे तो आपको वो स्क्रिप्ट्स अभी भी देखने को मिलेंगे। और कुछ टेम्पल्स हैं जिसमें आप उसमें भी, आप टेम्पल्स में भी आपको कई स्क्रिप्ट्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही जो मठ होते हैं, जो मोनेस्ट्रीज जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं, वहाँ पे भी आपको कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, जो बुक्स होते थे, दे यूज टू डील विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। इसमें सारे सब्जेक्ट्स मेंशन होते थे, जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती थी। रिलीजियस बिलीव्स मेंशन होते थे कि वहाँ पे जो रिचुअल्स हैं वो कैसे करने चाहिए, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस है उन्हें कैसे करना चाहिए, तो रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस होते थे। देन किंग्स के बारे में और उनके लाइव्स के बारे में मेंशन्ड होता था। देन द स्क्रिप्ट दे इट आल्सो यूज्ड टू डिस्कस मेडिसिन एंड साइंस, राइट। सो उस टाइम पे साइंस में क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, मेडिसिन किस टाइप के लोग ट्रीटमेंट एक दूसरे के कैसे, जो वेद्स होते, वैद्य जी होते थे, तो वैद्य जी कैसे ट्रीट करते थे अपने पेशेंट्स को, ये सारी चीज़ें मेडिसिन और साइंस में भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, सो थिंग्स विच वर फाउंड इन स्क्रिप्ट, ये आप नोट्स में आप मेंशन कर सकते हैं, डिटेल्स फाउंड इन द स्क्रिप्ट, राइट। सो ये सारे डिटेल्स उसमें हमें देखने को मिलते हैं। बिसाइड्स दे वेर एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेज। तो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऐसे भी होते थे जो सिर्फ डिटेल्स ही उसमें नहीं होते थे अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स, आई मीन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, किंग्स और मेडिसिन एंड साइंस, बट उसमें कुछ एपिक्स के थ्रू होता था, किसी के एपिक जैसे रामायण महाभारत, तो एक पर्टिकुलर स्टोरी होती थी, राइट। कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं जिसमें आपको सिर्फ पोएम के फॉर्म में स्क्रिप्ट देखने को मिलेगा, कुछ हैं जिसमें ड्रामाज, एक्ट, प्लेज के फॉर्म में आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट होता था, पोएम्स होते थे, प्लेज होता था, एपिक्स होते थे। सो मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, एंड संस्कृत विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। तो ये जो स्क्रिप्ट्स होते थे जनरली ये संस्कृत में लिखे होते थे। उसके बाद कुछ स्क्रिप्ट्स प्राकृत में भी लिखे जाने लगे, विच वॉज जनरली यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल, एंड देन वी हैड तमिल। सो 3 प्रोमिनेंट लैंग्वेज जिसमें स्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो मिलते हैं, 3 प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस जो है संस्कृत, राइट, देन वी हैड प्राकृत। इसमें आप ये भी मेंशन कीजिए कि इट वाज द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, राइट, एंड देन वी हैड तमिल। सो तमिल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। तो इन तीनों लैंग्वेज में ये स्क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं। और क्या क्या फॉर्म है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेज के फॉर्म में ये आपको देखने को मिलता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानने से पहले हम मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में लिख लें थोड़ा सा। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा, तो चलिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट, हैंड रिटन स्क्रिप्ट, ऑन palm leaves or bark of birch trees, राइट। अभी जो मैन्यूस्क्रिप्ट होते थे ये किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे? तो या तो ये जनरली संस्कृत में मिलते थे,
उसके बाद प्राकृत में भी हमें मिले, एंड देन तमिल लैंग्वेज में भी हम देख सकते हैं। प्राकृत जो लैंग्वेज थी वो ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी, ऑर्डिनरी पीपल बोलते थे, राइट। और ये इनका जो फॉर्म होता था, फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, अगर मैं बात करूं, फॉर्म्स किस टाइप के फॉर्म्स होते थे, फॉर्म्स क्या होता था, ये एपिक के फॉर्म में होता था, ये पोएम के फॉर्म में होता था, और ये प्ले के फॉर्म में होता था, राइट। अब अगर हम बात करें थिंग्स विच वर डिस्कस्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट, तो इसमें आप देखेंगे, इसमें हमें रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हम इसमें डिस्कस करते थे, किंग्स लाइव्स हम इसमें डिस्कस करते थे, एंड देन वी यूज टू ऑल्सो डिस्कस मेडिसिन, किस टाइप का ट्रीटमेंट लोगों का हो रहा है, एंड ऑल्सो द साइंसेस, राइट, मेडिसिन एंड साइंस वी यूज टू डिस्कस। तो ये इम्पोर्टेंस है मैन्युस्क्रिप्ट का जो उस टाइम पे हमें मिलता था, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंस्क्रिप्शंस। सो वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेस सच एज स्टोन और कैपिटल। सो जो पाम लीव्स होते थे या बर्च के बाग्स होते थे, उनमें जनरली पीपल यूज टू राइट, people used to write, but inscriptions are something else. Inscriptions are something which were carved on stones. इसको carve किया जाता था, गढ़ा जाता था, राइट, स्टोन्स पे या मेटल्स पे, जिससे ये लंबे समय तक रहती थी, इनको आप इरेज नहीं कर सकते थे और ये काफ़ी टाइम तक ऐसे के वैसे रहती थी। तो समटाइम्स, और यही पर्पस भी था इंस्क्रिप्शन का कि लोगों को ये कोई मिटा भी ना पाए और लोगों को आने वाले कई सदियों तक लोगों को जो मैसेज किंग्स देना चाहते हैं या जो भी इंस्क्रिप्शन जिसने भी इंस्क्राइब किया है कुछ भी, वो लंबे समय तक लोगों तक ये बात पहुंच सके या मैसेज पहुंच सके। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। किंग्स अगर कुछ ऑर्डर देना चाहते हैं तो वो इंस्क्राइब करवाते थे ताकि लोगों को ये रूल या जो भी रेगुलेशंस है ये लंबे समय तक याद रहे और वो उनको माने, उनका ओबे करें, right? So there are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, they used to record what they did. So जो वो ऐसे भी inscriptions आपको देखने को मिल जाएंगे ऑर्डिनरी लोगों के भी, और साथ में इंक्लूडिंग किंग और क्वीन के भी, जिसमें वो क्या करते थे वो भी उन्होंने इंस्क्राइब किया है इन इंस्क्रिप्शंस में, राइट। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। अगर वो बैटल में जाते थे, वॉर में जाते थे, और वो इफ़ दे यूज टू विन द बैटल, देन दे यूज टू डिस्क्राइब दैट विक्ट्री विद दैट इंस्क्रिप्शन। सो वो सब डिस्क्राइब करते थे कैसे वो लड़े और अपने आप को महान बताते थे, राइट। अब यहाँ पे आप ये जो इमेज देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये भी एक इंस्क्रिप्शन है, तो which is an old inscription. This inscription dates about 2250 years. So ये around 2250 years पुरानी है, and was found in Kandahar region, जो कि present अफगानिस्तान का है part. It was inscribed on the orders of a ruler named अशोका। तो अशोका कहाँ के रूलर थे? ये मगध एम्पायर के रूलर थे, ठीक है। तो इन्होंने कांधार, जो कि अफगानिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन उनका मिलता है, तो जिसके बारे में हम चैप्टर 7 में भी पढ़ने वाले हैं। So when we write anything, we use a script. Script consists of letters or signs. When we read what is written or speak, we use a language. So generally हम जो भी बोलते हैं उसके लिए एक प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो भी लिखते हैं उसके लिए भी एक प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। उसमें एक प्रॉपर साइन होता है, जैसे ABCD अगर आप अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली इंग्लिश के ये सिम्बल्स हैं, लेटर्स है। हिंदी में वैसे ही क ख ग घ जो भी हम लेटर्स है ये यूज़ करते हैं कि हम हिंदी लैंग्वेज लिखते हैं। तो सिमिलरली ये जो इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, इनका भी एक प्रॉपर लैंग्वेज होता था, जिनमें जिस लैंग्वेज में इस इंस्क्रिप्शन को लिखा जाता था। तो दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। फर्स्ट वन वाज ग्रीक, जो कि आपको टॉप में देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में हम कह रहे हैं, इसमें जो टॉप में आप रीजन देख रहे हैं ये ग्रीक जो है लैंग्वेज में लिखी गई है, एंड नीचे वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन आपको दिखने को भी ये मिलेगा। अगर मैं आपको ये जूम कर दिखाऊं
तो आपको दिखेगा कि ये जो ऊपर वाला रीजन है, यानी यहाँ तक वाला रीजन है, ये ग्रीक में था। ठीक है, ये ग्रीक लैंग्वेज में है, और ये थोड़ा सा अलग है। तो ये वाला जो है ये अरामाइक में है, ये अरामाइक स्क्रिप्ट में है, जो कि हिंदी में हम इसे लिपि कहते हैं। तो ये ग्रीक लिपि में है, ये अरामाइक लिपि में लिखी गई है। ठीक है, जो कि जनरल विच वॉज क्वाइट कॉमन इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ कांधार, एंड due to which it was written in this kind of script. Now, moving ahead, can you think of the advantage of writing on a hard surface and what could have been these difficulties? अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टोन या मेटल में उस टाइम पे कार्व कर पाना या इंस्क्राइब कर पाना कितना डिफिकल्ट रहा होगा। सो कैसे, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट रहा होगा? सो अब चलिए डिस्कस करते हैं। There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. अब इनको जो डिसाइफर करते हैं, जो इनको इनकी मीनिंग्स को हमें बताते हैं कि एक्चुअल में ये क्या लिखा है। तो अगर मैं आपको इनको पढ़ने के लिए कहूँ तो आप इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, आपको कुछ नहीं पता लगेगा। तो जो ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, दे यूज टू डिसाइफर द मीनिंग ऑफ सच काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स और डिफरेंट अदर सोर्सेस that we get as an evidence of the past. So archaeologists क्या करते हैं, ये इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं और फिर हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, हमें पास्ट के बारे में बताते हैं। So they used to study the remains of buildings. वो क्या पढ़ते हैं, बिल्डिंग्स के बारे में जो which was made of stone and bricks, paintings, sculptures. They also explore and excavate. Excavate का मतलब होता है खुदाई करना, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. So ये सारी चीज़ों को वो खोजते हैं, इन सारी चीज़ों को अर्थ के सरफेस से निकालते हैं, and then they used to identify कि ये सारी चीज़ें कब की हैं और इनमें हमें क्या क्या डिटेल्स मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, टूल्स, कॉइन्स, सो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके एंड देन दे यूज टू गिव अस द इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन। कुछ स्टोन से भी बने चीज़ें देखने को मिलती हैं, कई बार बोन्स, हड्डियों से भी बनी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बेक्ड क्ले और मेटल्स, बेक्ड क्ले दैट इज़ मिट्टी को जलाकर जो चीज़ें बनाई जाती थी, जिन्हें जनरली हम टेराकोटा बोलते हैं, which was made up of burnt clay और burnt brick, baked clay जिसे बोलते हैं। तो उनसे भी चीज़ें बनती थी। बेक्ड क्ले भी है, टेराकोटा भी होती थी, मेटल्स भी होते हैं, मेटल्स के भी चीज़ें देखने को मिलती थी। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो जनरली जो चीज़ें स्टोन, बोन्स या फिर मेटल्स से बनती थी, तो ये काफ़ी लंबे समय तक रहती थी, और इसी वजह से आज भी हम काफ़ी चीज़ों को जो कि पास्ट में यूज़ हुआ करती थी, उन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हम म्यूज़ियम में देख सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में देख सकते हैं, जो इन्होंने आइडेंटिफाई करके हमें उसका इंटरप्रिटेशन दिया है। राइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने सोर्सेस में क्या क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लें। सोर्सेस में हमने पढ़ा मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट। देन हमने पढ़ा इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, एंड देन हमने पढ़ा दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स ये क्या क्या पढ़ते हैं। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स लाइक पेंटिंग्स, देन वी हैव स्कल्पचर्स, buildings made up of different kind of stones and bricks, then pots and different weapons, ornaments. So these are the different sources जिससे हमें पास्ट के एविडेंसेस के बारे में पता चलता है। तो ये सारे सोर्सेस हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट में आप एक पॉट देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इमेज में। ये एक पॉट है विच वॉज फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एंड पॉट्स लाइक दीज वेर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। तो 4700 ईयर्स अगो इस टाइप के पॉट्स यूज़ हुआ करते थे। और राइट में जो आप देख रहे हैं ये एक ओल्ड सिल्वर कॉइन है विच वर यूज अराउंड 2500 ईयर्स अगो। तो ये 4700 ईयर्स अगो यूज़ किया जाता था और ये अराउंड 2500 ईयर्स अगो
इस टाइप के सिल्वर कॉइन देखने को मिलते हैं। तो इनका फ्रंट और ये बैक साइड कैसे दिखता है, ये अलग अलग फेस है सेम कॉइन का। तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों सिल्वर कॉइन है। सो आर्कियोलॉजिस्ट दे ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, कि उस टाइम पे किस टाइप के एनिमल्स होते थे, कौन कौन से एनिमल वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे या वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से होते थे। तो दे ऑल्सो यूज़ टू लुक फॉर बोन्स, जो फॉसिल्स होता है उनके बारे में भी वो दे यूज़ टू सर्च फॉर द बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑल्सो फॉर द फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। तो जिससे ये पता लगता है कि पीपल व्हाट काइंड ऑफ फूड दे यूज़ टू ईट एंड what kind of animal they used to domesticate. Also, plant remains survive far more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in shard form. So, जो प्लांट्स हैं उनके डेड रिमेन्स को का जो सर्वाइवल है इतने लंबे समय तक काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट जो वुड के पीसेस होते हैं, वुड को अगर आप जलाते हैं तो वो ब्लैक कलर का चारकोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो अगर ज़मीन के अंदर मिलता था तो वो भी काफ़ी बुरी हालत में पाया गया है। और ऑल्सो यू विल फाइंड कि सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेस ऑफ वुड जो भी जला हुआ है, तो इसके कुछ कुछ एविडेंस हमें कई जगह देखने को मिल जाते हैं। तो डू यू थिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू कि द क्लोथ इज़ फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, कि आपको लगता है कि कपड़े भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं जो पुराने टाइम पे या पास्ट में लोग पहना करते थे? तो चलिए देखते हैं। सो हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स। सोर्स जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स विच गिव्स अस द एविडेंस ऑफ द पास्ट। तो ये जो वर्ड सोर्स है विच रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। Once sources are found, learning about the past becomes an adventure, and as we reconstruct it bit by bit. So, historians used archaeologists like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. So, अभी जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि sources क्या होते हैं, तो these are the different sources. अब ये source को कौन डिसाइफर करता है, इनसे मीनिंग या इंफॉर्मेशन कौन निकालता है? सो इनसे जो इन्फॉर्मेशन है ये निकालने का काम होता है आर्कियोलॉजिस्ट का। ठीक है, इसका काम होता है आर्कियोलॉजिस्ट का। और आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो यूज टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज सोर्सेस, राइट। सो और आर्कियोलॉजी क्या होती है? दैट इज स्टडी ऑफ दिस काइंड ऑफ एविडेंस which tells us about the past, right? Now one more question that we have is, do we have one past or do we have many past? So if I'll ask you the same question, what do you think? Do we have only one past which is continuous like this, which is flowing from one source and directly to us, or do we have multiple past? So did you notice the title of this book? So it says Our Past. The title of this book is Our Past. We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons, and so on. So obviously, the past that we talk about, it is quite different for different people. अगर हम पास्ट के बारे में या हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करें तो वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉमन वर्ड्स में आपको समझाऊं तो जो आपकी लाइफस्टाइल है, सपोज आपकी जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है, राइट। आपके जो मम्मी पापा हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है, राइट। या आपके जो भाई बहन हैं उनकी लाइफस्टाइल जो है वो भी डिफरेंट है, राइट। आप अलग कोर्स चूज़ करते हैं, अलग अलग फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप अलग अलग प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, तो वो क्वाइट डिफरेंट है। और जो आपके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी भी लाइफस्टाइल अलग है, राइट। सबका पास्ट अलग है, पास्ट इवेंट्स अलग अलग हैं। तो इसी प्रकार से जो पुराने टाइम पे जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग लोग एज इन डिफरेंट ग्रुप के पीपल थे। अगर किंग की बात करें या क्वीन की बात करें तो उनका पास्ट अलग था। उनका जो
हिस्ट्री है वो अलग तरीके से हम पढ़ते हैं। उनकी हिस्ट्री में हम एम्पायर, फिर उससे जुड़े वॉर्स, बैटल्स, फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ evidences of different kings and queens, their palaces, फिर inheritance of future kings, ये सब जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट किंग्स इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द हर्डर्स, इफ़ वी टॉक अबाउट द फार्मर्स, इनका जो लाइफस्टाइल है ये क्वाइट डिफरेंट है। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम होम? इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द किंग्स एंड क्वींस। अब हर्डर्स और फार्मर्स के पास कोई एम्पायर नहीं है। इनके लिए, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो हम एग्रीकल्चरल फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कल्टीवेट कैसे करते थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी वाइल इरिगेटिंग द फील्ड। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल डिस्कस अबाउट देम, राइट। इफ़ विल टॉक अबाउट मर्चेंट्स, यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि उनको ट्रेड वो कैसे करते थे, उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती थी, राइट। कैसे प्रॉफिट मिलता था, क्या टैक्स पे करना होता था, क्या वो किस फॉर्म में वो ट्रेड करते थे। सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। सिमिलरली फॉर द क्राफ्ट पर्सन, so craftsperson के लिए again, what are the different challenges they used to face, what are the different evidences that we get about the different craftspersons of different areas, right? So it depends that about whom we want to study, right? So जिसके बारे में भी हम पढ़ना चाहते हैं उनका पास्ट ऑब्वियसली उनसे रिलेट करता होगा और वो डिफरेंट होगा किसी और के पास से, राइट। ऑल्सो एज इज, नेक्स्ट है कि ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब आप देखेंगे कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के कस्टम्स एंड प्रैक्टिस सेम कंट्री में फॉलो करते हैं। इनफैक्ट इंडिया विच इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यहाँ पे ही आप देख लीजिए अलग अलग जगह अलग अलग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, hunting, collecting forest produce. So they do have a kind of traditional lifestyle. तो अभी भी वो फिशिंग, हंटिंग और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस के थ्रू फूड को कलेक्ट करते हैं, राइट, और फूड अपना लेते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़, दे डिपेंड ऑन अदर सप्लाइज फॉर फूड एंड वो पैकेज्ड फूड यूज़ करते हैं और वो प्रोड्यूस्ड जो ऑलरेडी कल्टिवेटेड फूड है, देन कहते हैं ना फूड प्रोसेस, जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज्ड फूड है, जनरली वो यूज़ करते हैं विच इज़ डायरेक्टली सप्लाइड टू देयर हाउस। सो डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। सो ये अभी का जो डिफरेंसेस है ये हमें अभी तो देखने को मिलता है क्योंकि अभी हम इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इस टाइप का सेम डिफरेंस जो है हमें पास्ट में भी देखने को मिलता था। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they used to fought because they kept records of their victories. और kings और battles के बारे में भी हमें पता चलता है कैसे, because जैसा कि inscription में भी हमने देखा कि the king they used to inscribe the victories of their battle. जो भी वो जीतते थे, वॉर जीतते थे, उनके बारे में वो अपने inscriptions में मेंशन करते थे। तो उनसे हमें किंग्स के बारे में पता चलता है, उनकी विक्ट्रीज़ के बारे में पता चलता है। बट जो ऑर्डिनरी लोग हैं जैसे हंटर हो गए, फिशर्स हो गए, फिशरमैन हो गए, गैदरर्स हो गए, फार्मर्स हो गए या हर्डर्स हो गए, दे डिड नॉट कीप एनी रिकॉर्ड्स। वो तो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट नहीं लिखते थे, वो उनका उनके डिटेल्स आपको किसी इंस्क्रिप्शन में भी रेयरली ही देखने को मिलेंगे अनलेस एंड अनटिल उसे उन्हें किसी किंग ने डिस्क्राइब ना किया हो। तो इनके अपने कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं होते थे, राइट। तो इनके बारे में कैसे पता चलता है? तो इनके बारे में किसी किंगडम या एम्पायर के इंस्क्रिप्शंस के थ्रू ही पता चलता है जब उसे किंग ने खुद से डिस्क्राइब किया हो अपने जनता के बारे में, तभी मिलता है। अदरवाइज़ हमें इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी डिफ़िकल्टी से ही मिलते हैं। वाइल आर्कियोलॉजी, बट जो आर्कियोलॉजी है दे हेल्प्स अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइफ्स, देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। बहुत सी चीज़ें हैं, उनका लाइफस्टाइल जो है अभी भी हम पूरी तरीके से नहीं जान पाए, बट स्टिल जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो हमें इनके बारे में भी जानने में हेल्प करते हैं। हाउ? बाय एक्सकैवेटिंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। तो वो जो खोदाई करके अलग अलग चीज़ें निकालते हैं, उसको एक्सकैवेट करके फिर उनसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें, राइट। सो व्हाट डू डेट्स मीन? अब डेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में? तो देखिए जो हिस्ट्री है उसका मेजर इवेंट, मेजर पर्पस ही है इवेंट्स या जो भी
इंफॉर्मेशन है विच इज़ रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, सो ये टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हिस्ट्री में डेट्स भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। सो अगर इफ़ समबडी आस्क्स यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड द ईयर, राइट। कोई भी आपसे डेट ऑफ बर्थ भी पूछे तो आप डे, मंथ, ईयर बता दें कोई एक पर्टिकुलर डेट के लिए। सो 2000 and something like that. So these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus. For example, अब जैसे ले लीजिए 1 जनवरी, ठीक है, 2023, तो ये एक पर्टिकुलर डेट हो गया, राइट। सिमिलरली जो फर्स्ट एडी का डेट है, या जो सोर्स है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडी, राइट, that was generally these years are counted from the date of generally which are generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So as you all know कि Christianity was founded by Jesus Christ, so उनके बर्थ यानी उनका जो बर्थ वाला डेट है वहाँ से ये 2023 हम कैलकुलेट करते हैं। सो आज से 2023 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम 1900 लिखते हैं तो इट मीन्स 1900 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, राइट। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर BC, और इनको जनरली हम AD में रेफर करते हैं, ठीक है, एनो डोमिनी। और जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले के डेट्स हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले के डेट्स हैं, उन्हें हम BC में रेफर करते हैं। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, राइट, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट BC, सिमिलरली 100 BC, सिमिलरली लेट्स से 2000 BC, लाइक दिस। और यहाँ पे जो इस तरफ जाते हैं उसे हम मेंशन करते हैं AD में, राइट, which is added on. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. So, इस particular book में what we will study is, we will not talk about anything beyond 2000, rather we will talk about the things which happened before 2000. It means we will go in the past. So, BC में हम जाएंगे। तो अभी इस पर्टिकुलर बुक में आपने देखा हमने 8000 ईयर्स के बाद से पढ़ना स्टार्ट किया है, एंड टिल नाउ वी हैव रीच्ड अप टिल, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बट यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया अबाउट 2250 ईयर्स अगो। सो दिस वाज द डेट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से पढ़ा है 8000 ईयर्स अगो। तो 8000 ईयर्स अगो क्या हुआ, सुलेमान एंड किरथार रेंज में हमें राइस का कल्टीवेशन होता हुआ मिला, राइट। 4700 ईयर्स अगो क्या हुआ, 4700 ये भी BC में है, 4700 ईयर अगो और 4700 BC में हमें क्या मिला। तो यहाँ पे सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई कहाँ पे, नियर इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद अराउंड 3500 ईयर्स अगो, 3500 ईयर्स अगो अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। 2500 ईयर्स अगो गंगा एंड नियर बाई एरियाज में वी हैड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिटीज़, ठीक है। 3500 ईयर्स अगो क्या हुआ है ये आपको बताना है, राइट। तो इस तरीके से हमने ये डिस्कस किया था, राइट। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ, ये हमने नोट्स में भी रेफर किया था। देखिए ऋग्वेद में भारत मेंशन्ड है। सो हालांकि इसे हमने डिटेल में कवर नहीं किया, बट 3500 ईयर्स अगो जो वेदा यानी स्पेशली ऋग्वेदा विच वाज रिटन, जिसमें हमें भारत के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर, राइट। इस तरीके से ही हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब कुछ मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस कर लें, जिससे आपको भी पता लग जाएगा कि आपको कितना याद है। सो नर्मदा वैली क्या है यहाँ पे,
द फर्स्ट सिटीज़ अर्ली एग्रीकल्चर सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो और हंटिंग एंड गैदरिंग। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नर्मदा वैली में हमें हंटिंग एंड गैदरिंग के एविडेंसेस मिलते हैं, राइट। नर्मदा वैली में हमें हंटिंग एंड गैदरिंग के एविडेंसेस मिलते हैं। मगध क्या है, ये फर्स्ट बिग किंगडम था, वन ऑफ द 16 महाजनपदास, फर्स्ट बिग किंगडम। गारो हिल्स, ये कहाँ पे है, गारो हिल्स, ये यहाँ पे अर्ली एग्रीकल्चर लॉन्ग विद सुलेमान एंड किरथार रेंज, नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स, यहाँ पे अर्ली एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है हमें। सिमिलरली इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के पास हमें फर्स्ट सिटीज़ मिलते हैं, राइट। और गंगा वैली में जो सिटीज़ हैं, गंगा वैली में सिटीज़ ये अराउंड 2500 ईयर्स अगो ये इस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स, अगर आप को नोट्स चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर के, हालांकि नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बना के दे दिया है, आपने आई होप लिख लिया होगा, बट आपको इसी तरीके से और डिटेल्ड नोट्स, अच्छे से समराइज्ड नोट्स चाहिए, और इसका समरी वाला पार्ट चाहिए, समराइज्ड नोट्स एज वेल एज नोट्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज इस टाइप की वीडियोस हैं मैं और भी लाता रहूँगा। और इस कंप्लीट एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे 6 to 12, सारे चैप्टर्स वर्ड टू वर्ड, ईच एंड एवरी मीनिंग मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।